अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकियों ने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि देश को भी दहलाने की साजिश रची थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी को ही आतंकियों ने अपनी पनाहगाह क्यों बनाई? क्यों पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने डॉक्टर मॉड्यूल के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी को चुना? आज देश की सभी टॉप जांच एजेंसियां यूनिवर्सिटी का पूरा सच जानने में जुटी हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में कई चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं, कई पर्दाफाश हुए हैं। एजेंसियां जड़ तक जाने की कोशिश में जुटी हैं और बहुत हद तक बहुत सारी बातों का पता चल भी चुका है। यहां तक पता चला है कि पाकिस्तान से हथियार भारत भेजे जा रहे थे। ड्रोन के माध्यम से पंजाब में हथियार पहुंचाए जाते थे और फिर उनको अलग अलग जगहों पर बदमाशों को सप्लाई किया जाना था। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इस वक्त निकल कर सामने आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अल-फलाह की लैब से रची गई हमले की पूरी साजिश। आतंकी डॉक्टर्स लैब से करते थे केमिकल की चोरी। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम आया सामने। अल-फलाह पाठशाला या फिर आतंकियों की प्रयोगशाला। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की टेरर लैब को लेकर खुलासा। अल-फलाह के टेरर मॉड्यूल का आका कौन? अल-फलाह की टेरर लैब का पूरा सच। क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकियों को फंडिंग की जा रही थी? अल-फलाह यूनिवर्सिटी को ही आतंकियों ने अपनी पनाहगाह क्यों बनाया? दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर खुलासा जांच एजेंसियों को चौंका रहा है। दिल्ली से लेकर कश्मीर और टेरर मॉड्यूल में सबसे बड़ी जांच का केंद्र बन चुकी अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जांच में लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब से डेटा आपस में मेल नहीं खा रहे। जांच में सामने आया कि लैब से सामान बार बार छोटे बैच में बाहर जाता रहा। केमिकल को शैक्षणिक गतिविधियों के नाम पर छिपाया गया। क्लासवेयर की एंट्री तो दर्ज है, लेकिन ना खपत दिखी, ना टूट फूट का कोई रिकॉर्ड मिला। डॉक्टर मुजम्मिल, आतंकी डॉक्टर शाहीन और आतंकी डॉक्टर आदिल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। जांच हो रही है, लैब से निकलने वाले केमिकल कौन चुनता था। जांच हो रही है कि ब्लेंडिंग और मिक्सिंग की वैज्ञानिक प्रक्रिया किसने डिजाइन की। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकियों ने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि देश को दहलाने की बड़ी स्क्रिप्ट रची थी। सवाल यह है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी को ही आतंकियों ने पनाहगाह क्यों बनाया? क्यों पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने डॉक्टर मॉड्यूल के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी को चुना? एक और खुलासा हो रहा है। हमास जैसे हमले की कोशिश में जैश था। जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल की नई साजिश का ये खुलासा है। कश्मीर के अस्पतालों को हथियार का ठिकाना बनाने की साजिश रची गई। हमास की रणनीति जैसी प्लानिंग हुई और अस्पतालों का इस्तेमाल होना था। मॉड्यूल कितने अस्पतालों में एक्टिव था, इसकी जांच एजेंसियां कर रही हैं। हथियारों की सप्लाई चेन कितनी दूर तक फैली है, एजेंसियां इसे भी ट्रेस कर रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। हैंडलर्स की मल्टी लेयर चेन, इंटरस्टेट मॉड्यूल, कई कोऑर्डिनेट्स, हमले की तैयारी के बड़े खुलासे सामने आए हैं। जांच अब एक बड़े आतंकी नेटवर्क की तरफ इशारा कर रही है। नेटवर्क में विदेशी लिंक और हथियारों की बड़ी फंडिंग भी सामने है। खुलासा हुआ है कि हर आरोपी अलग हैंडलर्स को रिपोर्ट कर रहा था। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और उमर के हैंडलर अलग अलग थे। 2022 में मुजम्मिल आदिल तुर्की गए थे। हैंडलर्स की मदद से अफगानिस्तान रूट तैयार होना था। हैंडलर मंसूर हाशिम सीनियर हैंडलर इब्राहिम के अंडर काम करते थे। नेटवर्क में कई कोऑर्डिनेट हमलों की तैयारी थी। एक नाम ओकासा का सामने आया है। ओकासा एक अंडरकवर हैंडलर था। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में हैंडलर ओकासा का नाम खुलकर सामने आया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ इसका कनेक्शन जुड़ा है। भारत में युवाओं को कट्टरपंथी कंटेंट, हथियारों की ट्रेनिंग, फंडिंग देने की कोशिश का आरोप। ओकासा के निर्देश पर विदेश भेजने के लिए अफगानिस्तान रूट ऑपरेशन चलाने की तैयारी थी। दिल्ली स्पेशल सेल श्रीनगर में है। ये टीम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ऑपरेशन चला रही है।
कई डॉक्टरों और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। इस बीच एक खुलासा ये हुआ है, आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपए की कीमत से AK-47 खरीदी थी। हथियार बाद में आतंकी आदिल के लॉकर से बरामद हुआ। मॉड्यूल की हथियारों के लिए फंडिंग बेहद मजबूत थी। चोरी, हवाला, क्रिप्टो और हैंडलर्स की सपोर्ट से पैसा आता था। उमर एक्सप्लोसिव बनाने के वीडियो, मैनुअल और ओपन सोर्स कंटेंट पढ़ रहा था। आतंकी उमर खुद बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था। नूह और फरीदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल पार्ट्स खरीदे गए। उमर ने एक्सप्लोसिव तैयार करने के लिए एक डीप फ्रीजर भी खरीदा था। फ्रीजर का इस्तेमाल केमिकल को स्टेबल करने और प्रोसेसिंग में हुआ। दिल्ली धमाके में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। भले ही आतंकी उमर सुसाइड ब्लास्ट में मारा गया, लेकिन उसके बाकी साथी सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में लगातार बड़े खुलासे कर रही हैं। ये पता चला है कि ये आतंकी कश्मीर में गाजा जैसे हालात बनाना चाहते थे। जैश-ए मोहम्मद का ये आतंकी मॉड्यूल गाजा के हमास आतंकी संगठन से पूरी तरह से प्रभावित था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। टेरर मॉड्यूल में नाम आने के बाद एजेंसियों का एक्शन जारी है। यूनिवर्सिटी में जांच जारी है और मेडिकल कॉलेज के भविष्य को लेकर छात्रों और अभिभावकों में चिंता साफ देखी जा रही है। आज अभिभावकों का एक डेलीगेशन मैनेजमेंट से मिलने के लिए पहुंचा। कॉलेज बंद होने की आशंका पर गंभीर चिंता जताई गई। अभिभावकों का कहना है कि छात्रों की कोई गलती नहीं है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से मुलाकात की गई और यूनिवर्सिटी के बंद होने की आशंकाओं के बीच अपील की गई कि प्रशासन को इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों का भविष्य भी खराब न हो। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे जैसे जांच का दायरा लगातार तेज होता जा रहा है, वैसे ही अभिभावकों को अपने बच्चों का भविष्य का डर सताने लगा है। इस समय हम यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर कि आज लगभग 20 के आसपास जो अभिभावक हैं वो अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अभी मैनेजमेंट के साथ उन लोगों के डिस्कशन चल रहा है, मुलाकात चल रही है और मैनेजमेंट के साथ जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से उनके बच्चों का भविष्य जो है वो सिक्योर हो, क्योंकि लगातार जाँच एजेंसियाँ एक के बाद एक इस यूनिवर्सिटी के ऊपर अपनी शिकंजा जो है वो कसती हुई दिखाई दे रही हैं। आज भी जो है वो कई जैसे कह सकते हैं कि लोगों से जो है वो जांच एजेंसियों के द्वारा जांच पड़ताल की गई। हालांकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से अभी टीचर के साथ साथ छात्रों को भी जो है वो अपने भविष्य का डर सताने लगा है, तो उससे स्वाभाविक है कि फिलहाल मैनेजमेंट के साथ जो है वो उनका डिस्कशन चल रहा है कि आखिरकार क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो उनका निकल के आता है इस मीटिंग के पश्चात, और इसके पश्चात इनके अधिवक्ता की तरफ से जो है वो बाकायदा ब्रीफिंग भी यहाँ पे की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके यूनिवर्सिटी के शिकंजे के घेरे में है, लगातार एक के बाद एक कनेक्शन जो है वो इनका से निकलता जा रहा है, तो उससे स्वाभाविक है कि काफ़ी कुछ चेंज जो है वो इस दौरान इस यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिल रहा है। आज भी जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए इमाम हैं उनको गिरफ्तारी की गई है, जो सिरोही गांव है वहां से उनकी गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ जांच हिरासत में लिया गया है। फिलहाल 2 बार उनसे पहले भी जो है वो उनसे जांच पड़ताल की गई है, पूछा जा चुका है, लेकिन फिलहाल आज फिर एक बार से जांच एजेंसियों ने जो फरीदाबाद की जांच एजेंसी है उसने जो है वो उनको हिरासत में लिया है इमाम को, जो कि सिरोही गांव के हैं। और देखिए काफ़ी कुछ चेंज इस समय अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कि रोजाना 2000 लोगों की ओपीडी होती थी, वहाँ पर अब मात्र 100 से 150 लोगों की ओपीडी जो है वो चल रही है। और एक के बाद एक जिस तरीके से डॉक्टरों की कमी, स्टूडेंट्स की कमी और तमाम चीज़ों की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उससे स्वाभाविक है कि लगातार इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, तो उससे आने वाला समय जो है वो इस यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी कुछ खराब हो सकता है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से अभी तक 18 से 20 लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग जगहों से जांच एजेंसियों के द्वारा की जा चुकी है। और फिलहाल भी अब जो सबसे बड़ा डर है वो उन बच्चों को और उनके अभिभावकों को सता रहा है कि उनके बच्चों का किस तरीके का भविष्य होगा। इसको लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। सरकार से बाकायदा इस चीज़ को लेकर के गुहार भी लगाई गई थी कि उनके बच्चों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार इस बारे में हालांकि सोच रही है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा फाइनल डिसीजन सरकार की तरफ से नहीं आया है। इसके अलावा छात्रों को किस तरीके से उनके भविष्य सिक्योर हो चुके, इसको लेकर के अभिभावक तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। फरीदाबाद से
अनिल राठी, खबरें अभी तक। लगातार हो रही कार्रवाई के बाद कहीं न कहीं अभिभावकों को और छात्रों को अपने बच्चों का भविष्य का खतरा लगने लगा था। आज कुछ अभिभावक यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आए हैं। आपने सर मुलाकात करी है अंदर फैकल्टी से, टीम से, क्या कुछ आश्वासन मिला? नहीं, हमें आश्वासन यही मिला है कि आपकी कंसर्न जेन्युइन है, बट अथॉरिटीज भी, जो कॉलेज के अथॉरिटीज भी, दे आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट दिस, और वो सारी स्टेप ले रहे हैं। बच्चों का फ्यूचर के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो भी स्टेप लेना है लेंगे। उन्होंने एश्योर किया कि क्लासेस भी हो रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, नंबर तो कम हुए हैं, प्रोफेसर्स भी थोड़े, बट जो भी हैं सारे अवेलेबल हैं, एग्ज़ाम भी चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि एनएमसी ने सीट भी 50 सीट एक्स्ट्रा अलॉट की है, और उन्होंने एश्योर किया है कि फ्यूचर सिक्योर्ड है बच्चों का, और वो सारे स्टेप लेंगे। और साफ कहा कि कहीं ना कहीं इन लोगों का जो बच्चों का भविष्य है वो किसी भी प्रकार से यूनिवर्सिटी अंधकार में नहीं जाने देगी, खतरे में नहीं जाने देगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार जांच एजेंसियों का शिकंजा इस यूनिवर्सिटी के ऊपर कसता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे स्वाभाविक है कि इन लोगों का डर जो है वो लाजमी है। लेकिन अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं एक डर जरूर इनके चेहरे पे है, शिकन पे है कि आने वाला समय बच्चों के भविष्य में जब नौकरी के लिए जाएंगे तो किस तरीके से उनको कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसी डर को लेकर के आज ये लोग एक आश्वासन यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। और फिलहाल इन्होंने तमाम मैनेजमेंट से मुलाकात करी। लगभग 30 के आसपास ये लोग यहाँ पे पहुंचे थे, अभिभावक अलग अलग राज्यों से। लेकिन आने वाला समय, किस तरीके की जांच, किस तरीके का समय और किस तरीके से लगातार जो तेजी से जांच हो रही है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फरीदाबाद से शमशेर कुमार के साथ अनिल राठी, खबरें अभी तक।